हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 17 के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाए। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने है, जाति कर्म परंपरा का आधार, पवित्रता और अपवित्रता। तो जो जाति है, इंडिया में कभी जाति नहीं है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में जो कास्टिज़म है इसको लेके, राइट। यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स बताएगा नीचे कि जाति है क्या। जैसे कि कह रहा है कि जाति जो है एक विशेषता है, भारत की एक अनोखी विशेषता है, ठीक है, और ये भारत की आत्मा है। सबके तन मन बदन में बहती है जाति, ठीक है। उसके अलावा विचारधारा है, एक तरीके की सोच आप इसको कह सकते हैं, जाति। उसके अलावा यहाँ पे और भी बता रखा है, जाति की तारीफ कर रखी है। व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पे जो है नियम बताए जाते हैं कि अगर आप जिस जाति में पैदा हुए हो उस जाति के आधार पे आपको व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है। आपका खान पान भी उसी के आधार पे तय होगा। आप किसके साथ खा सकते हो, किसके साथ नहीं खा सकते, वो आपकी जाति तय करेगी। और आर्थिक रूप से अगर आप सक्षम भी हो तब भी आपकी जो जाति जिसमें आप पैदा हुए हो आप वो ही रहते हो, है ना। कहने का मतलब, अगर आप SC या ST हो तो अगर आप IAS बन जाते हो SC ST होने के बावजूद भी, तब भी आपकी जाति वो ही रहेगी। आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, ठीक है। और जो व्यापार की अगर आप बात करते हैं तो जाति में जो आपका व्यापार आप करते हुए आ रहे हो, जो आपकी जाति को मिला हुआ है आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कुम्हार की बात आती है, तो अगर कुम्हार का बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, पढ़ा डॉक्टर्स बन सकता है आज, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो पढ़ भी नहीं सकते थे और उनके बच्चे, जो कुम्हार के बच्चे जो होते हैं, उनको वही काम करना होता था जो कि उनके पिता करते थे या उनके दादाजी, ठीक है। कुम्हारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये जो था पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा था। इसी के ऊपर बात की जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो थी, अपनी कास्ट सिस्टम जो था, उसकी कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं कि कैसे कैसे जो कास्टिज्म था उसमें कुछ खासियत, कुछ फीचर्स बता रखे हैं कैसे कैसे था वो। मैंने आपको बताया था कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जाति के बारे में, उसी को लेके यहाँ पे और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि जो लोग थे समुदाय में, उनका जो जन्म के आधार पे जो उनका काम है, उनकी जो ग्रुप्स हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। अगर आप उच्च जाति के हो, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका ग्रुप ब्राह्मणों वाला होगा, आप नीचे नहीं रह सकते, ठीक है। ब्राह्मण के अलावा आप किसी और जाति में किसी और ग्रुप के साथ नहीं रह सकते। अगर आप SC ST हो तो आप उन्हीं के साथ रहोगे, दलितों की कैटेगरी में आओगे तो आपका जो ग्रुप होगा वो वही होगा, ठीक है। और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, आप जिस जाति में पैदा हुए हो आप वही रहोगे हमेशा, ठीक है। तो ये एक फीचर तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा, जाति कर्म परंपरा के इस ढांचे में हर जाति समूह को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। यानी कि एक कर्म परंपरा चलती हुई आ रही है कि आप अगर इस जाति में पैदा हुए हो तो आपके पास यही राइट्स हैं, ठीक है। आप इसके अलावा और कुछ आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर ब्राह्मण समाज के हो तो आपके पास सब कुछ, सारे राइट्स मिलेंगे आपको, और अगर आप दलित हो तो आपको एक भी राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कर्म परंपरा थी जो कि आपकी जाति से निर्धारित होती थी, ठीक है, जो आपको मिली हुई है वर्ण व्यवस्था में। उसके अलावा बताया था मैंने आपको, खान पान जो है आपका, ये भी निर्धारित होगा कि आप समाज में किस व्यक्ति के साथ खाना खा सकते हो बैठ के और किसके साथ नहीं खा सकते। अगर आप दलित हो तो आप किसी बड़े, अपने से ऊंच जाति के जो व्यक्ति है उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो ये व्यवस्था थी। यानी कि शादियों में अगर आप देखते हो, आज आज तो सब लोग जो है एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसके अलावा विशेष अधिकार की बात करता है ये, यानी कि जो ब्राह्मण है उनके पास कुछ खास अधिकार हुआ करते थे, ब्राह्मण के पास, क्षेत्रियों के पास, ठीक है। लेकिन दलितों की बात की जाए, SC ST OBC की बात की जाए तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं थे, ठीक है। विशेष अधिकार सिर्फ बड़ी जाति के लिए होते थे। कोई भी पेशा आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। मैंने आपको बताया था अभी कुम्हार का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। कुम्हार है तो वो कुम्हार ही करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, ठीक है, कितना भी पैसा क्यों ना हो उसके पास, कोई भी उसका अगर बच्चे, ठीक है, पढ़ लिख जाए तो वो बड़ा काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। पहली बात तो जो नीची जाति के जो लोग थे, ठीक है, शूद्र जिनको आप कहते हो, शूद्र के अंदर OBC आते हैं, ठीक है।
शूद्र के अंदर ओबीसी आता है, ये याद रख लेना। और अगर हम बात करते हैं SC ST की, तो वो वर्ण व्यवस्था में नहीं थे कहीं पे भी। उनका एक और नीचे व्यवस्था थी जो कि बाद में हटा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने वो वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। तो उसकी उनकी पनिशमेंट के लिए उन लोगों को गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, शोषण किया गया। शूद्रों के साथ भी होता था, उनके साथ भी होता था, ठीक है। यानी कि शूद्रों ने कुछ किया भी नहीं, लड़े भी नहीं, फिर भी उनके साथ जो है अत्याचार पहले भी हो रहे थे और फिर बाद में भी चालू रहे। इसीलिए यहाँ पे जो है कुम्हार का बेटा कुम्हार ही करेगा, तो ये जो था एक बना दिया तो यही रहेगा, ठीक है। और ब्राह्मण है तो वो सिर्फ पूजा पाठ और जो पढ़ाई का काम है वो करेगा। अगर ब्राह्मण के बच्चे कुछ और करना चाहे तो वो नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनके लिए भी बाधाएं थी, ये भी था। और विवाह के बारे में बात करें तो आप विवाह पे अंकुश था, आप अपनी जो है जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। अगर जाति के अंदर विवाह करना है तो उसमें भी आपको गोत्र देखना होगा कि आपका जो गोत्र है वो मिले ना, ठीक है। 3 से 4 लोगों का देखते हैं, आपको पता होगा। हमारी जो मम्मी होती है, ठीक है, माँ होती है, उनका गोत्र देखते हैं। हमारी जो फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली में जो गोत्र होता है वो भी अलग होता है, उनको देखते हैं। ये जो गोत्र है ये देखा जाता है, ठीक है। और हाँ, एक और जो हमारी दादी होती है, ठीक है, ग्रैंड माँ होती है, उनका भी गोत्र देखते हैं। तो लगभग 3 लोग, यानी कि जो तीन एक ये लोग होते हैं, इनका गोत्र देखा जाता है। इसके बाद अगर गोत्र नहीं मिलेगा तो शादी हो सकती है। अगर गोत्र मिल जाता है किसी भी कारण से तो शादी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी रिश्ते में कोई ना कोई होगी, ठीक है, बहन हो सकती है, मौसी वगैरह कोई भी। तो इसलिए गोत्र देख के शादी करते हैं, जाति के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये विवाह पे अंकुश था, और कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति किसी बड़ी जाति के महिला या पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकता था, उस पर बैन था पूरी तरीके से। आज भी है, ठीक है। कागजी जो बात करें तो नहीं है, संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप ऐसा ही करो। इवन संविधान तो कहता है कि आप जो मन करे आप उससे शादी करो, बस मेल मिलना चाहिए, आपका जो थिंकिंग है वो सेम होनी चाहिए, आप एक दूसरे से प्यार करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर ऑनर किलिंग का मामला आता है सामने, यानी कि किसी लड़के ने किसी बड़ी जाति की लड़की के साथ शादी कर ली तो ऑनर किलिंग, यानी उस लड़के को मार देंगे। तो ये है ना, ये होता है आज भी, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि जो शब्द आप चुनते हो ना, कास्ट, जाति, ये हमारे देश के अंदर कोई शब्द ऐसा नहीं यूज़ किया गया था पहले, था ही नहीं, ये तो बाद में आया। ये जो पुर्तगाली थे ये लेके आए हमारे देश में कास्ट शब्द, ठीक है। और कास्ट का मतलब होता है नस्ल या शुद्ध वंश, ठीक है, इसी को हम कास्ट कहते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जातियाँ, जातियाँ, ये कह रहा है कि जातीय एक समूह होता है। कैसा समूह? एक मजबूत, ठोस, ठीक है, पत्थर की तरह एक समूह होता है जो हमें देश के अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, ठीक है। जाति जो होती है, अलग अलग जाति जो होती है वो आपको बता रहा है कि जो भारत है उसमें लगभग 4,000 से ज़्यादा जातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे शायद 100 से 300 बता रखी हैं, पर 4,000 मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो वो कुछ छोटी मोटी मिला जुला के जो है बता रखा था, यहाँ बड़ी बड़ी जातियाँ बता रहा होगा आपको। तो ये भी सही होगा अपनी तरफ से, शायद मुझे गलत कोई आप इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कहीं से। तो ये जो है 100 से 300 की आसपास में जातियाँ आपको मिलेगी इंडिया में, इंडिया के अंदर ही। तो इसी को हम जातीयता बोलते हैं, जातियाँ जो है। और ये अलग अलग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, तो उसके आधार पर उनकी जाति बदल जाती है, राइट। जैसे कि हिंदू है तो हिंदी हिंदू में ये थोड़ी ना है कि सिर्फ हिंदू ही है सब, है ना। वर्ण व्यवस्था आपको याद आई होगी, तो इसमें हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब लोग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण में सिर्फ यही समुदाय जो है एक ही ब्राह्मण है, इसमें भी लेवल्स बटे हुए हैं, सबके लेवल लिख लेंगे ना, ये इसमें भी लेवल है। यानी कि छोटा ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण, उनकी जो एक पूजा पाठ है, जो उनकी स्टडी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के आधार पे उनका जो है बटा हुआ है आपस में। क्वालिफिकेशन भी ना मानो तो कुछ ऐसी बातें जो होती है उस पर कुछ, जैसे कि शूद्रों के अंदर भी बंटवारा है, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनमें भी बंटवारा होता है। कुछ शूद्र जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ शूद्र बेकार होते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, है ना। अगर हम बात करें दलितों की, तो उसमें भी आपको SC ST दिखाई देंगे अलग अलग। SC ST ही नहीं है इनके अंदर, इसके अलावा भी और विभाजन देखने को मिलता है। तो इसी को हम
जातीयता बोलते हैं, राइट। इसी को हम मैंने गिन के बताया था कि लगभग 4,000 से ज़्यादा जातियाँ आपको भारत में देखने को मिलती है, राइट। इसमें 100 और 300 के आसपास बता रखा है, ठीक है। 200 से 300 कुछ मतलब ऐसा बता रहा है। और वही हर जाति का अपना एक नाम होता है, ठीक है। अलग अलग नाम लेके रखते हैं। नाम लेना अच्छा नहीं होता, ठीक है। किसी जाति का नाम लोग को किसी को बुरा लग जाए, तो इसलिए समझ जाओ कि हर जाति का अलग अलग नाम होता है। SC ST जो है उनमें भी जो अलग अलग जातियाँ हैं उनके अलग अलग नाम हैं, वाल्मीकि, जाटव, तो उस तरीके से, ठीक है। कुछ के नाम ऐसे होते हैं जो कि बोलना अच्छा नहीं लगता, और उनकी जो एक आत्मा है उसको खेद पहुंचता है, बुरा लगता है, तो इसलिए शब्द का ऐसे हम गलत तरीके से यूज़ ना करें तो अच्छा है। वर्ण व्यवस्था में हमें ऊर्ध्व गतिशीलता के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। छोटी जाति, ऊंची जाति, ये भी आपको देखने को मिलती है, राइट। इन्हीं के अंदर मैंने आपको बता दिया ये वाला सिस्टम पूरा जो भी होता है, तो आप इसको खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। हाईलाइट्स किए हुए हैं मैंने, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लेना, आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कर्म परंपरा का आधार, जाति और नस्ल। देखो यार, इनको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने मुश्किल नहीं है मुझे लगता है, कि क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में इंडिया में तो आपको रोज़ देखने को मिलता है। जाति है, किस नस्ल के हो भाई, ये लोग पूछते रहते हैं हमेशा, ठीक है। जब भी शादी करेंगे किसी और जाति से, तब आपको ये बताना पड़ेगा, या किसी और से अब दोस्ती करोगे जो कि आपके समाज से बाहर की है या बाहर का है, तो जाति पूछते हैं डेफिनेटली, ठीक है। इवन शादी ना भी करनी हो तब भी जाति पूछते हैं। तो ख़त्म करो यार ये जाति पूछने का जो सिस्टम है अपना, अच्छा नहीं लगता है ऐसे जाति पूछते हो आप किसी की। किसी को अच्छा लगता बताना, किसी को नहीं लगता। हम्म? तो समझदार बनिए, ग्रो अप। हमें देश को आगे बढ़ाना है ना। इन ये जो तटपूंजियों वाली बात है इनसे हमें दूर निकल रहा है, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं, है ना। पढ़ाई करने के बाद भी हम इन सब चीज़ों पे विश्वास करें, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों से, देश के जो युवा हैं उन लोगों से, ठीक है। हम लोगों की जो पेरेंट्स है वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ करें अच्छा, ठीक है। और जो बाहर के जो देश के लोग हैं वो भी सोचते हैं कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, समझदार हैं, और काफ़ी स्किल्ड हैं, तो उनका थोड़ा बहुत सम्मान करें, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। पवित्रता और दूषण, ये वही बता दिया मैंने आपको कि भारत में ये सब देखने को मिलता है, यानी कि एक जाति तो जो है वो पवित्र है, ब्राह्मण समुदाय, क्षेत्रीय है, वैश्य हैं, ये लोग पवित्र है, ठीक है। और दूसरी जाति जो है वो दूषित है, ये दूषित है, यानी कि जिनको आप बोलते हो SC ST, है ना, और OBC, इनको दूषित माना गया है मनुस्मृति के अंदर, कि भाई पढ़ाई मत करने दो इन लोगों को। अगर पढ़ाई करते हुए दिख गए तो आंखों में शीशा पिघला के डाल दो, कानों को ख़राब कर लो ताकि सुन ना पाए कुछ भी, ठीक है। अगर हाथ से कुछ लिखता है तो हाथ ही काट दो उसका। ये जो एक पनिशमेंट्स है ना ये आपको मिलेगी, ठीक है, हमारी जो मनुस्मृतियाँ हैं उसके अंदर। और रामायण के अंदर भी कुछ ऐसे सीन हैं जो हमें देखने को नहीं मिलते हैं सीन में, जो मूवीज़ जो दिखाई देती है आपको, सीरियल वगैरह जो आते हैं रामायण के, लेकिन उनमें भी भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ समुदाय ऐसे हैं पर्टिकुलरली उनके साथ भेदभाव आपको मिलता है, पढ़ोगे आप तब आपको पता चलेगा असली वाली जो रामायण है उसको। तो वही पवित्रता और दूषण उसी के बारे में बता रहा है, ये भी तय होता है आपकी वर्ण व्यवस्था के अंदर, ठीक है। इसी के ऊपर चैप्टर है, जाति के ऊपर चैप्टर है, तो इसलिए हम इसको बार बार देख रहे हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति है, इनको आप पढ़ोगे अभी, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, ड्यूमॉट, लुई ड्यूमॉट, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, इन्होंने अपनी एक विचार प्रकट किए हैं, अध्ययन किया है, फील्ड वर्क जाके किया है, जिसको कह सकते हैं ना फील्ड वर्क, यानी कि लोगों से जाके पूछताछ करते हैं, जो सर्वे करते हैं, वैसे ही इन्होंने भी किया है, अध्ययन किया है, स्टडी की है, लोगों के पास जाके समाज के अंदर बैठ के, कि जो कास्ट है सिस्टम है ये कैसे चल रहा है, क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयाँ हैं इनके। इस काम के लिए ना इनकी बुराइयां भी हुई है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। आगे चलते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म परंपरा का विचार, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है।
तो ये द्विमत यहाँ से शुरू होता है। इनका जो विचार है, जो इनकी जो सोच है, जो पीछे थोड़ी बहुत लिखी हुई थी, हमने पढ़ना मुनासिब से नहीं समझा, यानी कि सही नहीं लगा मुझे पढ़ना है वो सब चीज़ें, इसलिए मैंने ये यहाँ से शुरू किया है। ये आपको एक समरी बता देगा, ठीक है। ये आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको एग्ज़ाम करने में दिक्कत नहीं होगी, आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। द्विमत के सिद्धांत का निचोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके से निष्कर्ष की वो बोल क्या रहे हैं एक्चुअली में, वो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो क्यों मतलब हम अपना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हिंदू वर्ण व्यवस्था की व्याख्या हम राजनीतिक आर्थिक कारकों की रोशनी में नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की या आर्थिक रूप से किसी की, तो हम इनको अगर हम देखेंगे ना, इसको हम बेस मान के चलेंगे, इसको हम आधार मान के चलेंगे, तो हम कभी भी इंडिया के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो उसको समझने के लिए जो तरीका है वो हमें बदलना पड़ेगा। पहली चीज़ इन्होंने ये बोली है, यानी कि ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से किसी भी समाज को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी बोल रहे हैं कि इसकी व्याख्या इसके विचारों मूल्यों के मूल में निहित ढांचे यानी विचारधारा की रोशनी में की जानी चाहिए, यानी कि जो एक इसकी जो बेस है वो क्या है, इसका जो मूल है वो मूल्य है, यानी कि वैल्यूज़ किसको देते हैं ये लोग, वहाँ से अगर हम स्टडी करें वर्ण व्यवस्था की या हिंदुओं में जो समाज है, इंडिया में जो समाज है उसकी, तो हम उसको समझ सकते हैं। जो विचारधारा जो ये कहते हैं, मनुस्मृति के अंदर जो विचारधारा निकल के आती है, उसको पढ़ के लोगों की जो विचारधारा है उसको समझ के हम स्टडी कर सकते हैं वर्ण व्यवस्था की, कास्ट सिस्टम की। परंपरा समाज में मूल्य व्यवस्था यानी कि विचारधारा और सामाजिक संगठन का ढांचा पश्चिम के आधुनिक समाज से बिल्कुल भिन्न है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो एक सिस्टम है, जो एक स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। जो हमारा जो विचार है वो अलग है। किससे पश्चिमी देश, कौन से देश होते हैं भाई? पश्चिमी देश यानी कि जो हमारे यूरोप्स कंट्री हैं, जो यूरोप वगैरह हैं, ठीक है, ब्रिटिश जो है, या और जो कंट्री जो वहाँ पे यूरोप के अंदर आती हैं जितनी भी, ठीक है, जर्मनी वगैरह, वो इटली फ्रांस, वो सब यूरोप में आते हैं। और जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो ये जो कंट्री है हमारा, जो उनसे जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। व्यवस्था यानी कि सिस्टम, या आप कहें कि स्ट्रक्चर जो है हमारा वो अलग है। अलग है इसलिए हम इतने पीछे हैं क्योंकि हम जाति पे ज़्यादा गौर करते हैं, वर्ण व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी भी हम जाति जाति करते हैं, इसलिए जाति का भी जाति नहीं है। और वो जो देश जो हमसे आगे निकल चुके हैं उसके पीछे रीज़न यही है कि वो लोग उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। राइट। तो समझो यार आप लोग, ठीक है, इन सब बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का है क्या है। प्रेम करो सबसे, एक ज़िंदगी मिली है, उसमें भी आप नफरत में निकाल दोगे तो कैसे ही काम चलेगा मतलब। उसके बाद कर्म परंपरा हिंदू वर्ण व्यवस्था की विचारधारा है। कर्म परंपरा यानी कि बरसों चली हुई आनी है जो, यानी कि कर्म कर्म परंपरा का मतलब ये नहीं कि जो आप काम करोगे तो आप वैसे बन जाओगे, नहीं। कर्म परंपरा का मतलब यहाँ पे है, अगर आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हो तो आपके जो बच्चे हैं वो भी ब्राह्मण ही होंगे, चाहे वो कुछ और भी काम करे, कोई और काम भी करे तब भी वो ही रहेंगे, ब्राह्मण ही रहेंगे। राइट। अगर आप दलित समुदाय से हो, अगर वो कोई ऊंचा काम करते हैं, उच्च, ठीक है, यानी कि IAS IPS कोई अच्छे अधिकारी अच्छे पद पर बैठ जाते हैं, तब भी वो वहीं रहेंगे, दलित ही रहेंगे, वो कुछ और नहीं कर सकते। कुछ और वो कोई और दर्जा उनको नहीं मिलेगा, शोषण उनके साथ फिर भी होगा। अब बात करते ना जो आरक्षण है उसके लिए हम कहते हैं कि इन लोगों को आरक्षण क्यों दिया जाता है, ये ठीक हो गया, इनकी व्यवस्था ठीक हो गई है, आप कोई नहीं बोलता, कोई बात नहीं करता। झूठ है, सब कुछ होता है, ठीक है। आए दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप शायद नहीं पढ़ते होंगे, आपको नहीं पता इतना। न्यूज़पेपर में रोज़ाना आपको देखने को मिलता है कि दलित समुदाय के व्यक्ति को मारा, ठीक है, वाल्मीकि को मारा, जाटव को मारा। ये जहाँ पे इन लोगों की संख्या कम है ना, वहाँ पे ज़्यादा आक्रोश दिखाई देता है लोगों में, लोग इनको मारने के लिए चढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। जो बड़ी जाति के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि निरंकुशतावादी जो एक तरीके से प्रवृत्ति है उनकी, वो हो गई है। उनको लगता है कि बस अपोजिट डॉन है और कोई है ही नहीं, ठीक है। इवन वो लोग है ही नहीं इस देश के। आपको मैं बताऊंगा आगे कि वो आए कहाँ से है, मूल निवासी नहीं है। वो जो बड़ी कास्ट के जो लोग जो भी देखते हो ना आप, वो इस देश के है ही नहीं। वो आर्य समाज से आए हैं और बाहर से आए हुए हैं लोग हैं वो। पर ये जो धारणा थी ये लाए थे, यही ड्यूमॉट लेके आए थे, और इन्होंने फिर बाद में, इन्होंने नहीं, किसी और लोगों ने इनकी जो धारणा थी उसको रद्द कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना।
वो बताऊंगा मैं आपको क्या बता के मना किया। उसके बाद मैंने बताया आपको वर्ण व्यवस्था जो है वो क्रम परंपरा पे आधारित होती है। उनमें क्रम परंपरा के ढांचे की व्याख्या पवित्र और अपवित्र के बीच द्वंद्वात्मक संबंध की रोशनी में की। वर्ण व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह परिस्थिति सत्ताधिकार को अलग करके चलती है। क्रम परंपरा की विचारधारा ने ही समाज में विभिन्न जाति समूह की परिस्थिति को तय किया है। यानी कि कितना भी समय हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, पर ये जो व्यवस्था है कभी खत्म होगी ही नहीं। तो ये इस हिसाब से बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद द्युमत का आपने पढ़ लिया कि क्या क्या सोच है उनकी, क्या बात करते हैं वो। अब हम बात करते हैं द्युमत की जो आलोचना है वो किस आधारों पे होती है। सवाल बन सकते हैं यहीं से कि भाई उनके बारे में बताइए कि उनके विचार क्या है। तो हमने उनके विचार पढ़ लिए हैं, उनका निष्कर्ष जो विचार का था वो हमने पढ़ लिया है। यहाँ से आप अगर पॉइंट्स बना के लिखते हो ना तो डेफिनेटली आपके नंबर टॉप क्लास आने वाले हैं। और इसके बाद आलोचना पूछ ले साथ साथ में, तो आप आलोचना भी लिख देना कि किस किस बातों पे उनकी आलोचना की गई है। तो कुछ टॉपिक्स थे उनकी, जो विचार है उन्हीं पे उनकी आलोचना होगी डेफिनेटली। तो वैसे ही आलोचना उनकी यहाँ पे हुई है। कोई और यानी कि जो कास्ट सिस्टम का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इनकी आलोचना की है। लोग तो बहुत मिलेंगे, हर तरीके के लोग हैं, डेमोक्रेसी है तो सबको अधिकार है कुछ भी बोलने का। सुचिता दूषण, यहाँ से शुरू करते हैं आलोचना से। हम डायरेक्ट उसी के बारे में बात करते हैं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें। ये जो टॉपिक्स कुछ छोड़ रखे हैं मैंने यहाँ पे, जैसे कि ये पैराग्राफ पूरा छोड़ दिया है, तो ये आप खुद पढ़ लेना, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है। क्योंकि कुछ आप कुछ भी जो है कुछ पढ़ोगे समझोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। जो मेन मेन टॉपिक्स हैं मैंने आपको वो समझाने हैं। सबसे पहले उनकी सिद्धांत कुछ चुनिंदा प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अध्ययन की उपज है। यानी कि जो विद्वान इनकी आलोचना करते हैं, कुछ और लोग जो इनकी बुराइयां करते हैं, वो इस आधार पे करते हैं कि ये इन्होंने जो एक होता है ना, एक शुरू करते हैं कहीं से तो हम कुछ उठाते हैं। ठीक है, एक बेस लेके चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू ग्रंथ है ना हमारे प्राचीन, यानी कि महाभारत है, रामायण है और मनुस्मृतियाँ हैं, तो उसको उठा के ही उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया है और उन्हीं को ही ये अपना बेस मान के चलते हैं कि इन्हीं के आधार पे इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है उसको एक्सप्लेन किया है। जबकि ये जो लोग हैं जो इनका विरोध करते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं, वो ये कहते हैं कि आज के जो व्यवस्था है, आज की जो बुक्स छपी हुई है ना, जो साहित्य जो आज के हैं, इनको पढ़ के नहीं गए ये लोग। इन्होंने मतलब इसको इसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। कि इन्होंने ड्यूमॉट ने जो नए साहित्य हैं उन पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि उनका मानना है कि पुराने तो पढ़ने चाहिए थे लेकिन नए को भी देखना चाहिए था थोड़ा बहुत, ताकि कुछ ज्ञान इनको आ जाए। तो ये जो है इनकी बुराइयां करते हुए ऐसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक, परिस्थिति और सत्ताधिकार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी कि कंडीशन जो है आपकी परिस्थिति, आपको जिस व्यवस्था में रखा गया है उसी के आधार पे आपकी जो पावर है, ठीक है, समाज में जो सत्ता है वो निर्धारित होती है। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं। जो आपकी कंडीशन है, यानी कि ब्राह्मण अगर आप हो तो आपके पास ज़्यादा पावर्स होंगी। ठीक है, अगर आप दलित हो तो आपके पास पावर्स ना होगी, ठीक है, ना के बराबर होगी। या ओबीसी हो, दलित की बात कर रहा हूँ, ओबीसी हो तो आपके पास पावर्स नहीं है, ना होगी। इसी को हम परिस्थिति और सत्ता अधिकार कहते हैं। यानी कि आपकी कंडीशन जहाँ पे आपको रखा गया है उसी के आधार पे आपकी पोजीशन जो है समाज में वो बनती है। इसके लिए इनकी आलोचना हुई है। ठीक है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था का आंशिक और पूर्वाग्रही दृष्टिकोण रखने के लिए दुईमत की खूब आलोचना हुई है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, उसका एक आंशिक और पूर्वाग्रह है। यानी कि जो भी उन्होंने सोचा, पहले से सोच कर रखा था, जो भी उन्होंने धारणा बना रखी थी, उनका मानना है, आलोचकों का मानना है कि जो धारणा उन्होंने बना रखी थी वो पहले ही बना रखी थी और सब कुछ पहले से सोच कर रखा था। स्टडी जो की उन्होंने फील्ड में जाके लोगों से जो बातचीत की वो बिल्कुल ना के बराबर थी, नहीं करी। जो भी कुछ लोगों ने उनको बताया, जो चीज़ों को उन्होंने अध्ययन किया, वो बिल्कुल सरासर गलत था, ऐसे आलोचकों का मानना है। इसलिए उनकी आलोचना की गई थी।
और द्युमौत पारंपरिक और आधुनिक समाज के बीच एक गलत विभाजन लेकर चलते हैं। ये वही जो मैं आपको अभी पहले बताया था। इन्होंने जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह जो है, इटली, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, बहुत सारी नीदरलैंड वगैरह वहाँ पे, तो वो जो कंट्रीज़ है वहाँ से अलग जो विचारधारा है, जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का है, इसी के लिए इनकी बुराई हुई है। ठीक है, जो कि सही बोलता है, कहने का मतलब ये है कि जो सही बोलता है ना उसकी बुराई ज़्यादा होती है, आपको ये मानना पड़ेगा। द्विमत का सिद्धांत व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता, या ये भी इनकी आलोचना इस बात को लेके भी हुई है कि इनका जो सिद्धांत है ना वो किसी एक व्यक्ति को, यानी कि किसी एक पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये पूरे ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है, पूरे समुदाय की बात करते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति की। कहने का मतलब ये है कि देखो कुछ समाज में जैसे कि कुछ समुदाय होते हैं, कुछ जातियाँ होती हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि गरीब लोगों का भी उद्धार हो, जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी अच्छा करें। तो उसके आधार पे लोगों ने इसकी आलोचना करी है इनकी। ठीक है, कि ये सिर्फ ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ही को लेके चलते हैं, किसी एक व्यक्ति को ध्यान देते ही नहीं है। तो इसकी भी आलोचना हुई है इनकी। और सामाजिक आंदोलन का द्युमौत का सिद्धांत में कोई स्थान नहीं। द्युमौत के आलोचकों का कहना है कि वर्ण व्यवस्था के दमनात्मक पहलू और उसके विरोध में होने वाले तरह तरह के आंदोलन जाति के उपोत्पाद नहीं है, जाति जैसा कि द्युमौत कहते हैं या समझते हैं। उसके बाद इसमें चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। कुछ टॉपिक स्लीप किए थे मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम पास जो है करना फेक बेकार है, और आपका टाइम वेस्ट करना बेकार है। एग्ज़ाम के टाइम पे ही आप देखते हो, इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप जल्दी से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको पूरा मिल जाए। ठीक है, एक पूरा आपको एक पढ़ सको, आप समझ सको कि है क्या चैप्टर के अंदर, क्योंकि दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मुश्किल लैंग्वेज भी दे के रखते हैं बीच बीच में, कहीं कहीं पे कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जो कि समझना इम्पॉसिबल सा होता है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।